बारिश का मौसम था। रामपुर गांव में मोहन का एक गरीब परिवार था। मोहन एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसका एक गांव में छोटा सा घर था जो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी एक पत्नी और 5 साल की एक बेटी थी। आज मैं अपनी बिटिया के लिए एक गुड़िया लेकर आया हूँ। बताओ कैसी लगी गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी? पापा, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाँ मेरी बिटिया, तू किसी गुड़िया से कम थोड़ी ही है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए गुड़िया लेकर आया हूँ। पापा, मुझे भी इस गुड़िया की तरह झुमके पहनने हैं। इतने में वहाँ पर गुड़िया की माँ पानी लेकर आ गई। मोहन ने पानी पिया। अरे वाह, आप तो अपनी गुड़िया के लिए गुड़िया लेकर आए। अगले दिन जब मोहन काम पर चला गया तब गुड़िया अपनी माँ से अपने कान छिदवाने की जिद करने लगी। माँ, मेरे भी कान छिदवा दो ना। हाँ हाँ, अभी तो बहुत छोटी है। तभी घर के बाहर एक कान छेदने वाला जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। कान छिदवा लो, कान छिदवा लो, जल्दी जल्दी कान छिदवा लो। गुड़िया की माँ घर के बाहर आ गई। उसने देखा कि आसपास की औरतें अपनी बच्चियों के कान छिदवा रही थी। अरे बहन जी, आपकी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। यही तो उम्र होती है बच्चियों के कान छिदवाने की। ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो कान छिदवाने में दर्द होगा। ये सब देखकर गुड़िया की माँ को भी अपनी बेटी गुड़िया के कान छिदवाने का आइडिया आया। चल बेटा, तू बार बार कहती थी ना कि मेरे कान छिदवा दो, चल आज तेरे कान छिदवा ही देती हूँ। तो उस दिन गुड़िया के भी कान छेद दिए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बाकी सभी औरतों की बच्चियां कान छेदते समय चिल्ला रही थीं, रो रही थीं, लेकिन गुड़िया जरा सा भी नहीं चिल्लाई। अरे वाह गुड़िया, सभी लड़कियां तो कान छिदाते समय बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, तू तो जरा सा भी नहीं रोई। तो इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और गुड़िया 15 साल की हो गई। एक दिन जब वो अपने स्कूल में थी तब उसकी मैडम अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहन कर आई। मैडम, आपके बड़े बड़े झुमके तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू गुड़िया, जब भगवान ने हमें कान दिए हैं तो क्यों ना बड़े बड़े झुमके पहने जाए। बड़े बड़े झुमकों की तो बात ही अलग है। हाँ मैडम, ये आपने बिल्कुल सही कही। बड़े बड़े झुमके पहनने का तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि तू अभी बहुत छोटी है। गुड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। जब बड़ी हो जाना तब तुम भी बड़े बड़े झुमके पहनना। खैर, छुट्टी होने के बाद गुड़िया अपने घर वापस आ गई। घर आते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी सोने के बड़े बड़े झुमके पहनने हैं। मेरी मैडम आज बड़े बड़े सोने के झुमके पहन कर आई थी, कमाल की लग रही थी। गुड़िया, अभी तो बहुत छोटी है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब अपनी ससुराल में बड़े बड़े झुमके पहनना। खैर, गुड़िया को लग गया कि पैसे ना होने की वजह से उसकी माँ ने सोने के झुमके लेने से मना कर दिया। एक रोज वो अपनी सहेलियों के साथ आम के बगीचे में खेल रही थी। बरसात का मौसम चल रहा था। बगीचे में आम पक चुके थे और पीले पीले आम पेड़ों पर लटक रहे थे, जिसे देखकर गुड़िया को बहुत अच्छा लगा। गुड़िया, जल्दी से घर चलो, बारिश होने वाली है। तुम लोग जाओ, मुझे बरसात में नहाना है। गुड़िया की सभी सहेलियां वहां से चली गईं, लेकिन गुड़िया बगीचे में रुकी रही। वो लगातार आम के पेड़ों को ही देखती रही जिसमें सुंदर सुंदर पीले आम लटक रहे थे। क्या बात है, इन पेड़ों में पीले पीले आम ऐसे लटक रहे हैं जैसे सोने के झुमके हो। ऐसा लग रहा है जैसे इन पेड़ों ने सोने के झुमके पहन रखे हो। तो क्यों ना मैं भी इन्हें पहन लूं। इतने में गुड़िया ने पत्थर उठाया और उन पेड़ों पर पत्थर मारकर 2 बड़े बड़े आम गिरा लिए। उसने 2 बड़े बड़े आम लिए और अपने दोनों कानों में पहन लिए। क्या बात है, ये कुदरती झुमके तो बहुत गजब के लग रहे हैं। माँ को जाकर दिखाती हूँ। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर बरसात के मौसम में चली गई। वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। गुड़िया, ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े आम तूने अपने कानों में पहन रखे, तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या? नहीं माँ, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। मैं जाकर शीशे में देखती हूँ। गुड़िया ने भागकर शीशे में देखा तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। खैर, इस तरह गुड़िया कभी भारी भारी पत्थर अपने कानों में लटका लेती तो कभी बड़े बड़े फल अपने कानों में लटका लेती, जिससे उसके कान बहुत मजबूत हो चुके थे। वो अपने माँ बाप से सोने के झुमके लेने की जिद भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि इतना पैसा है नहीं उसके माँ बाप के पास। समय बीतता रहा और गुड़िया पूरी तरीके से जवान हो गई। लड़के वाले उसे देखने आए। उस वक्त भी उसने पत्थर को काट कर बहुत बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे। आपकी बेटी तो बहुत संस्कारी और बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर के झुमके इसने क्यों पहन रखे हैं? अरे बहन जी, गुड़िया को बचपन से ही झुमके पहनने का बहुत शौक है। 5 साल की उम्र में ही इसने जबरदस्ती अपने कान छिदवा लिए थे। हम इसके लिए सोने के झुमके नहीं ले पाए तो ये किसी भी चीज के झुमके बनाकर पहन लेती है।
तो इस तरह से उन लोगों को गुड़िया पसंद आ गई। कुछ महीनों बाद साहिल और गुड़िया की शादी हो गई। उनका परिवार भी गरीब ही था। अरे गुड़िया बहू, जितना भी हमसे हो सका उतने जेवर हमने तेरे लिए बनवा दिए। जो हमने तुझे झुमके दिए ना, वो पहना करना। इतने बड़े बड़े पत्थर मत पहनना। माँ जी, आपने जो गहने दिए हैं वो भी मुझे पसंद है, पर वो कीमती हैं, कहीं धोखे से गिर गए तो। क्या बात है बहू, तू तो हमारे गहनों की कितनी फिक्र करती है। आजकल की बहुएं तो हमेशा अपने ससुराल के दिए हुए गहने ही पहने रहती हैं, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। रात में साहिल अपनी पत्नी गुड़िया से कुछ बातचीत कर रहा था। अरे गुड़िया, तुम इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों पहनती रहती हो? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जो मुझे झुमके दिए हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे बचपन से ही बड़े बड़े झुमके पहनना पसंद है, और मैं आपसे झुमके मंगाने की जिद तो कर नहीं रही हूँ। मुझे जो पसंद है पहनने दीजिए। साहिल किसी दुकान पर नौकरी करता था। उसका मालिक उससे दुकान पर काम कम करवाता था, अपने घर का काम ज्यादा करवाता था। लेकिन ये बात वो अपने परिवार में नहीं बताता था, क्योंकि काम तो वो छोड़ नहीं सकता था, घर भी चलाना था। एक दिन वो किसी लोन वाली कंपनी में गया। मैनेजर साहब, मुझे सिर्फ 2 लाख का लोन चाहिए। मैं 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पर किसी कंपनी ने मुझे लोन नहीं दिया। बस आपसे उम्मीदें हैं। देखिए, मैंने आपके बैंक के पेपर चेक किए हैं। मैं आपको इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता। आप अपने घर के कागज लगाने को भी तैयार नहीं हैं, तो कैसे होगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 30,000 का लोन दे सकता हूँ। लेना है तो ले लो। साहिल चुपचाप वहाँ से चला आया। रात में वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था। साहिल, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अपनी बीवी को तो बता ही सकते हैं। अरे, तुम मेरी उसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मैं अब किसी दूसरी दुकान पर नौकरी नहीं करना चाहता। मैं काफी महीनों से लोन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लोन मिल ही नहीं रहा। किसी तरह 2 लाख का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी दुकान खुद की खोल लूँ, और मुझे तो एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो दुकान भी चला लूंगा। आप परेशान मत होइए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ न कुछ ऊपर वाला जरूर करेगा। अब बारिश का मौसम अंतिम सीमा पर था। हर रोज झमाझम बारिश हो रही थी। तभी गांव में एक तमाशा दिखाने वाला आया। सभी गांव वाले बाहर आ गए। गुड़िया, उसके सास ससुर और साहिल भी बाहर आ गए। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, आपके गांव में बारिश महोत्सव शुरू होने वाला है। इसमें इस गांव का कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और 5 लाख रुपए जीत सकता है। अरे भाई, ये बारिश महोत्सव तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 लाख रुपए कोई कैसे जीत सकता है? क्या करना होगा उसके लिए? बताता हूँ। इस घनघोर बारिश में कच्ची मिट्टी वाली फिसलन भरी जमीन पर अपने दोनों कानों में 500 ग्राम के पत्थर के झुमके पहनकर दौड़ना है। अगर फिसल कर गिर गए तो आप हार जाएंगे। कान से खून भी निकल सकता है तो भी आप हार जाएंगे, लेकिन फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर 24 घंटे हमारे पास रहते हैं। मैं इस खेल को खेलने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? एक कान में 250 ग्राम पहनना है और दूसरे कान में भी 250 ग्राम। कान में आधा किलो पत्थर लटकाकर तुम फिसलन भरी इस बरसात में कैसे दौड़ लगा पाओगी? साहिल, हम गरीबों की जिंदगी रिस्क पर चलती है। सोचो, अगर मैं जीत गई तो हमें 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी दुकान खोल लेना। गुड़िया के सास ससुर ने उसे मना किया, पर वो नहीं मानी। उस गांव की और भी लड़कियां वो खेल खेलने के लिए तैयार हो गई। भयंकर बरसात में बारिश महोत्सव शुरू हुआ। तो गांव वालों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके ही गांव की बहू गुड़िया का। इसके अलावा ममता, पूजा, महिमा, आरती, इन सब के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। गुड़िया के साथ साथ सभी लड़कियां दौड़ने लगी। गांव वाले ताली बजाने लगे। कुछ लड़कियां बारिश में पैर फिसलकर गिर गईं। कुछ लड़कियों के कान से खून निकलने लगा, लेकिन गुड़िया नहीं रुकी। उसके कान पहले से ही इतने मजबूत हो चुके थे कि 500 ग्राम का वजन वो आसानी से झेल ले रही थी, और अंत में गुड़िया ही बारिश महोत्सव का खेल जीत गई। गांव वालों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके गांव की ही बहू गुड़िया के लिए, क्योंकि इस बारिश महोत्सव का खेल गुड़िया ने जीत लिया है। गुड़िया जी, मुबारक हो आपको। ये रही आपकी 5 लाख की चेक। अब अगला महोत्सव किसी दूसरे गांव में होगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय गांव वालों। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। इतने भारी भारी पत्थर तेरे कानों में पहनाए गए, तूने कैसे झेल लिया? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं बचपन से ही कभी अपने कानों में पत्थर पहन लेती थी, तो कभी कोई फल पहन लेती थी, जिससे मेरे कान बहुत मजबूत हो गए थे। अगर ये लोग मुझे 1 किलो का पत्थर भी पहनाते तो भी आज का ये खेल मैं ही जीतती थी।
तो इस तरह से उन 5 लाख में से साहिल ने अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बुढ़ऊ, तुम यहाँ पर बैठे बैठे काहे खांस रहे हो? शर्म नहीं आती? यहाँ सब बहू बेटियां हैं। चुपचाप जाकर कमरे में बैठो या किसी कोने में बुढ़ों के साथ बैठो जाकर। आज गजोधर के छोटे बेटे कार्तिक की शादी की तैयारियां चल रही हैं। गजोधर कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप घर के बाहर निकल जाता है। ये बुढ़ा हमेशा मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कराया करता है। मैंने इतना बोल दिया कि कमरे में बैठो जाकर, तो इतने में घर से बाहर चला गया ये बुढ़ा। इतने में वहाँ पर बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा कार्तिक आ जाते हैं। अरे माँ, आप पिताजी को बार बार इस तरह क्यों डांटती रहती हैं? उन्हें कैसा लगता होगा? वो इस घर के मुखिया हैं। सबके सामने इस तरह उन्हें डांटोगी तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगेगी। अच्छा, तो तुम लोग भी अपने बाप की साइड लेने लगे हो आजकल। ठीक है, मैं ही एक कोने में जाकर बैठ जाती हूँ, फिर देखती हूँ सारा काम कैसे होता है। विनोद और कार्तिक की माँ माया विनोद के इतना बोलते ही गुस्सा हो जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सब लोग दरवाजा पीटते रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और ना ही कुछ बोलती है। आपको माँ जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ऐसा कीजिए, दरवाजा तोड़ दीजिए, वरना कहीं माँ जी कुछ गलत न कर बैठे। नीलम, तुम सही कह रही हो। कार्तिक, जरा पीछे हटना, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। विनोद 5 कदम पीछे जाता है और भागकर दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूता है वैसे ही उसकी माँ अंदर से दरवाजा खोल देती है और विनोद दरवाजे के अंदर जाकर दीवार से भिड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तुम सब लोग अपने बाप पर ही गए हो। थोड़ी देर बाथरूम में जाकर हल्का क्या होने लगी? तुमने तो दरवाजा ही तोड़ दिया। कल शादी है, शादी से पहले इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुम लोगों ने। अब कोई ना कोई गड़बड़ तो शादी के बाद जरूर होगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो चुप ही कर बहू, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। मुझे आज के जमाने की सास मत समझ लेना जिसे तू दबा ले जाएगी। ठीक है माँ जी, अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब चलिए शादी की तैयारी करते हैं। कल बारात निकलनी है कार्तिक की। देवर जी को थोड़ा समझा देती हूँ। अगले दिन कार्तिक बारात लेकर प्रियंका के घर पहुँच जाता है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं। कार्तिक अपने पिता गजोधर को भी डांस करने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ माया वहाँ पर आ जाती है और गजोधर को घसीटकर गाड़ी में बिठा देती है। चुपचाप इस गाड़ी में बैठे रहो। पैर कमर में लटक रहे हैं और जवानी अभी भी चढ़ी हुई है। ये कोई उम्र है डांस करने की? इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, पर पता नहीं कैसे मुझसे हर बार गलती हो जाती है। शादी की सभी परंपराएं आगे बढ़ने लगती हैं और वरमाला का समय आ जाता है। वरमाला के बाद सभी रिश्तेदार फोटो खिंचवाने के लिए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। गजोधर को भी कार्तिक स्टेज के ऊपर ले जाता है, लेकिन माया उसे धक्का देकर वहां से भगा देती है। नई नवेली दुल्हन यानी नीलम की देवरानी प्रियंका को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। खैर, विदाई हो जाती है और प्रियंका अपने ससुराल आ जाती है। कार्तिक, ये तुम्हारे सगे पिताजी हैं ना? हैं? प्रियंका, ये तुम कैसे सवाल कर रही हो? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, यहाँ तक कि शादी के दिन भी, मैं देख रही हूँ कि ससुर जी की बिल्कुल इज्जत नहीं है इस घर में। माँ जी जब देखो तब बहुत बुरी तरीके से उन्हें लताड़ देती हैं। ये उनका रोज का काम है, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मैं ससुर जी से बात करती हूँ। तुम कुछ ऐसा वैसा मत कहना उनसे, जैसा चल रहा है चलने दो। आप परेशान मत हो, मैं इतनी समझदार हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर प्रियंका अपने ससुर गजोधर के कमरे में चली जाती है। आप अपने ही घर में इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त करते हो? कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह का माहौल अच्छा नहीं होता। आने वाले बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रियंका, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये तो मेरा रोज का काम है। प्रियंका और गजोधर चुपके चुपके बातें कर रहे होते हैं। तभी दूर से माया सब कुछ सुन लेती है और उसके कमरे में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी जवानी गई नहीं है अभी तक। नई नवेली बहू से अकेले अकेले कमरे में चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हो? कोई चक्कर चल रहा है क्या? बुढ़ऊ, तुमको लेकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे माँ जी, आप तो अंतर्यामी निकली। हम दोनों के बीच चक्कर चल रहा है, ये आपको कैसे पता चला? खैर, शाम तक कुछ और भी पता चलने वाला है आपको। इतना कहकर प्रियंका अपने ससुर गजोधर को लेकर वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका एक बार रुकती है और पीछे पलट कर बोलती है, आपको ससुर जी से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, इसलिए मैं इन्हें लेकर अपनी बुआ के घर जा रही हूँ। यहीं पास में ही रहती हैं। इनका भी मन बहल जाएगा और आपको भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इस तरह से प्रियंका अपने ससुर गजोधर को लेकर वहां से चली जाती है। रात हो जाती है और माया अपने बेटे से कहती है, रात हो रही है कार्तिक, तेरी नई नवेली दुल्हन अभी तक गायब है। तुझे खबर है या नहीं? अरे माँ, प्रियंका अकेले नहीं गई है,
वो पिताजी के साथ अपनी बुआ के घर गई है, अभी आती होगी। पिताजी साथ है तो किस बात की टेंशन। माया के दिल में अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या चलने लगता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। माया भागकर दरवाजा खोलती है और जो देखती है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रियंका और उसके ससुर गजोधर दोनों के गले में वरमाला थी। दोनों शादी करके आ चुके हैं। विनोद, नीलम, कार्तिक, जल्दी आओ, ये देखो बुढ़े को क्या हो गया है, अपनी बहू से शादी करके आ गया। नीलम, विनोद और कार्तिक भी वहां पर आ जाते हैं और अपने पिता को प्रियंका के साथ इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। अरे छोटी देवरानी, तू पागल हो गई है क्या? ये तेरी बाप की उम्र के हैं। तुझे जब किसी बूढ़े इंसान से शादी करनी थी तो देवर जी को मना कर देती शादी के लिए। मुझे गजोधर जी पहले से ही बहुत पसंद है। मैं गजोधर जी तक पहुंच सकूं, इसीलिए तो मैंने कार्तिक से शादी की, और मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता एक जज हैं, मेरी माँ एक सरकारी वकील और मेरा भाई एक IPS ऑफिसर है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। पैसों के लालच में सासू माँ ने हमारे परिवार से रिश्ता तो कर लिया, अब भुगतो सब लोग। मैं इसी घर में रहूंगी सासू माँ। अब आप अपने बुढ़े को मेरे साथ इसी घर में हर पल देखोगी। अब जाओ चुपचाप, हम सबके लिए खाना बनाओ जाकर। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे प्रियंका। जिसको हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है वो इसी वक्त मेरा घर छोड़कर जा सकता है। इतना कहकर गजोधर प्रियंका का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में उसे लेकर चला जाता है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आता। शाम को कार्तिक के पास उसकी भाभी नीलम आती है। देवर जी, आप परेशान ना हो, ये बात अगर घर से बाहर गई तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। तो अब मैं क्या करूं भाभी, मैं भी दूसरी शादी कर लूं क्या? इतने में कार्तिक का फोन बजने लगता है। उसकी सास का फोन है। सासू माँ, आपकी बेटी को आपके परिवार को मैंने बहुत अच्छा समझा था, पर उसने तो मेरे पिताजी से शादी कर ली। मैं भी अब दूसरी शादी कर लूंगा। ऐसी गलती भी मत करना कार्तिक, वरना पूरा परिवार पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। मेरी बेटी आजाद है, वो जो चाहती है वही करती है। इतना कहकर कार्तिक की सास फोन काट देती है। कार्तिक रोने लगता है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई भाभी। कार्तिक, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है और दमदार भी। भाभी, आप भी प्रियंका की तारीफ कर रही हो? तुम बहुत भोले हो देवर जी। सुनो फिर। नीलम उसे सारी बात बता देती है। देखो कार्तिक, तुम प्रियंका को गलत मत समझो। उसके घर में सभी लोग कानून के रखवाले हैं, इसलिए ऐसे लोग जहाँ भी गलत होते हुए देखते हैं उसे सुधारने के लिए वो लोग किसी हद तक जा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। मेरी देवरानी जो भी कर रही है मुझे बताने के बाद ही कर रही है। ससुर जी के साथ मिलकर वो सिर्फ शादी का नाटक कर रही है। कार्तिक ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। नाटक? प्रियंका पिताजी से शादी का नाटक क्यों कर रही है? 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और प्रियंका माया पर बहुत जुल्म करती है। उससे सारा काम करवाती है, गजोधर के पैर पकड़ने तक मजबूर कर देती है। तब जाकर गजोधर का खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास लौट आता है। लेकिन इस सब के बाद माया बहुत बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। मैं मरने वाली हूँ। कहते हैं ऊपर वाला हर किसी को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में दे देता है। मैंने अपने पति की कभी इज्जत नहीं की, इसलिए आज मुझे अपनी सौतन देखनी पड़ी। अंतिम समय में मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। माया अपने पति गजोधर से और बाकी सभी से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर प्रियंका के माता पिता भी आ जाते हैं। परेशान मत होइए समधन जी, हमने शादी वाले दिन ही समधी जी के प्रति आपका बिहेवियर देख लिया था, इसीलिए प्रियंका ने गजोधर जी के साथ मिलकर शादी का नाटक किया। आदमी एक घर का पिलर होता है, आदमी एक घर को अपने कंधे पर उठा लेता है, इसीलिए कभी भी उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन समधन जी, आप तो इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहे थे, इसीलिए मेरी बेटी को ये स्टेप लेना पड़ा। हाँ माँ जी, मेरी प्यारी देवरानी ने मुझे बताकर ही सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। तो इस तरह से माया को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। प्रियंका उस घर में छोटी बहू बनकर ही रहने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।